हेलो जी गाइस, हाय, वेलकम। बहुत स्वागत है आप सबका। वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं? आइए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है जी। चलिए। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट और इसके बाद होगी हमारी पॉलिटी समाप्त। 18 क्लासेस हो गई, 15 क्लासेस हो गई, 18 क्लासेस हो गई पॉलिटी की क्या? ओहो। हम्म। ठीक है। देखिएगा। तो अमेंडमेंट्स के ऊपर आते हैं अब हम लोग। संवैधानिक संशोधन के ऊपर आते हैं। तैयार है? बेसिक से करेंगे हम लोग। ठीक है। पता ही नहीं चला। 18 क्लासों में आपको पता नहीं चला आपको। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर भी आपका, अभी आपका स्टेट लेजिस्लेचर अभी आपके पास में एक आएगा। चलिए। देखिएगा। अच्छा। तो हाँ, मैंने वीओडी आपके पास जुडिशरी का आया होगा। देखो, जुडिशरी का आया होगा वीओडी। ठीक है, उसको जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम उसका एक टेस्ट भी लगाएंगे आपका। एक अभी हम आपका टेस्ट भी लगाएंगे आपका। ठीक है। आइए। क्या? प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रियम्बल तो हम लोग कर चुके हैं। प्रियम्बल तो कितना डिटेल में किया था भाई। बहुत डिटेल में किया था प्रियम्बल। पूरा समझाया था, एक एक पार्ट समझाया था प्रियम्बल, मतलब एक एक शब्द समझाया था, उसका मीनिंग क्या होता है। याद आया? प्रियम्बल कैसे आया था। संवैधानिक सभा भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बताई थी, जिसमें यूनियन पावर कमेटी, यूनियन, ये सब बताया तो था। चलिए। इसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे इसके बाद में। ठीक है। नहीं हुआ है? अच्छा, आपके में नहीं हुआ है वो? अच्छा, फर्स्ट क्लास का वीओडी करप्ट हुआ है। ओह। मैं चेक करा लूंगा। अगर ऐसा है क्या कि वीओडी करप्ट हुआ है, कोई बात नहीं, मैं अभी दिखो, अभी बोल देता हूँ। नहीं हुआ होगा तो होगा, जाहिर सी बात है। प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आओ। ठीक है, पता चल जाएगा। चलो, वो अभी नहीं हुआ होगा तो जरूर होगा। आज देखो, ये संवैधानिक संशोधन। देखिए संविधान, देखिए समझिएगा, रूल्स हैं। रूल्स तो यार समय के अनुसार बदलते रहने चाहिए, राइट? तो इसीलिए क्या किया गया है, संविधान में भी ना एक ऐसा पार्ट छोड़ा गया है, बोला है, देखो ऐसा है, आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 368, कि अगर समय चलते आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा लगता है कि किसी कुछ चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि ये रूल्स रिजिड है, इनको बदला भी जा सकता है। लेकिन उस बदलने के प्रोसेस को इतना आसान भी नहीं रखा गया है कि कोई भी आए और उन रूल्स को बदल के चला जाए। कोई भी सरकार आए, प्राइम मिनिस्टर उनको अपनी मर्जी से उसको आराम से कभी भी बेंड कर ले रूल्स को, ये नहीं किया गया है। रूल्स बदले जा सकते हैं, यानी संविधान संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसका एक तय प्रोसेस है और वो प्रोसेस डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसमें पार्लियामेंट, पूरे पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है उसमें, जो कि एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। सबसे डिफिकल्ट लेवल ऑफ मेजोरिटी लगती है उसमें, जिसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जब होती हैं तब जाकर के फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई, जब अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तब जाकर के बोलते हैं कि हाँ, संविधान जो है उसका संशोधन हो गया है। तब जाके संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। अब समझिएगा। तो अब क्या है यहां पर, पहले हम यार ये देख लें कि हमारे इसमें ना बैटरी है ना आज। हाँ, पता चला उस दिन जैसा हो गया ना कुछ भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब देखिएगा। अब क्या है, सुनना। तो इसीलिए क्या करा गया, एक आर्टिकल डाला गया पार्लियामेंट में और बोले कि देखो ऐसा है, ये आर्टिकल है 368। ये आर्टिकल आपको ये राइट देता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 आता किसमें है? ये आता है पार्ट नंबर 20 में आता है। ये हमने करा क्या, देखो इससे फायदा क्या हुआ है ना। तो ये देखिए यहां लिखा हुआ, इट इज नॉट एज रिजिड एज यूएस नॉट एज फ्लेक्सिबल एज यूके। फॉर एग्जाम्पल, यूएस का संविधान बहुत रिजिड है, उसमें चेंजेस के स्कोप नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उसमें कोई भी बदलाव करना। क्यों? क्योंकि वो एक फेडरेशन है, वो यूनियन नहीं है हमारे जैसा, वहां फेडरेशन है। तो फेडरेशन में, फेडरेशन मतलब सारे राज्य साथ में एक अग्रीमेंट के बदौलत आए हैं। अब अगर उस अग्रीमेंट में ही चेंज कर दिया जाए तो फिर सारे राज्य ही अलग हो जाएंगे, इसीलिए उसको बहुत रिजिड बनाया गया है। वेर एज यूके का संविधान ऐसा है कि अगर यूके में इनफैक्ट संविधान ही नहीं है, संविधान नहीं है का मतलब क्या हुआ, आप इंडिया में कहिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब चाहिए, आपको मिल जाएगी। आप यूके में चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की किताब चाहिए, अब उनके वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन किताब में होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके वहां बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हुए हैं उन लोगों ने जो बातें बोल दी हैं उनको भी संविधान में ही मान लेते हैं। तो वहां पर अजम्पशंस बहुत ज्यादा वहां माने जाते हैं। ठीक, अजम्पशंस या ट्रेडिशंस जो चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूके में ना कोई भी बिल आता है पार्लियामेंट का,
कोई भी बिल आता है तो वो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो क्वीन को साइन करना होगा तभी वो लॉ बनेगा, बट स्टिल एक ट्रेडिशन है और उस ट्रेडिशन को वो आज भी फॉलो करते हैं कि जब तक क्वीन साइन नहीं करेंगी तब तक वो बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। कहीं संविधान में ऐसा नहीं लिखा है वहां के, लेकिन ट्रेडिशन है, तो वो ट्रेडिशंस को भी अपने फॉलो करते हैं उसमें, अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में, यानी वो बहुत फ्लेक्सिबल है वो बहुत ज्यादा। तो इंडिया का एक मिड ग्राउंड आता है हमारे पास में। हमने प्रोसेस लिया कहां से है, ये जो प्रोसेस है ना, ये साउथ अफ्रीका का जो संविधान है इससे बहुत मिलता जुलता है हमारा। अभी रिसेंटली वहां नए प्रेसिडेंट साहब भी चुने गए हैं ना साउथ अफ्रीका में। अच्छा, तो आप देखिए अब ये जो अमेंडमेंट्स, क्या कितनी बार अमेंडमेंट करें पता है आपको? अभी तक संविधान जब से बना है साल कितने हुए? 75 साल हुए। कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है हमारा? 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है। 106 टाइम्स हमारे संविधान का अमेंडमेंट किया जा चुका है अभी तक। एज ऑफ नाउ 106 टाइम्स द अमेंडमेंट हैज बीन डन। अब देखना अब क्या आता है यहां पर, एक एक करके हम सारे अमेंडमेंट्स को हम लोग याद करेंगे अभी क्लास में, ठीक है। सबसे पहला अमेंडमेंट करा गया, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। ये लैंड रिफॉर्म अग्रीमेंट था। अब समझना, लैंड रिफॉर्म अग्रीमेंट, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी फंस रही थी। लैंड रिफॉर्म अग्रीमेंट करा गया जिसके तहत जमींदारी लॉज क्या थे, जैसे आपको अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी होगी, यूपी जो है अपने वहां 5वां टाइगर रिजर्व लाने जा रहा है। उसको बोल रहा है सुहेल टाइगर रिजर्व बोल रहा है। सुहेल देव क्या है ये, कौन है ये, कौन थे ये सुहेल देव? सुहेल देव टाइगर रिजर्व आ रहा है लखनऊ में, यूपी में, बाराबंकी के पास, ये बहराइच के पास में पड़ता है, गोंडा बहराइच के पास पड़ता है सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वो एक टाइगर रिजर्व में तब्दील हो रहा है। लेकिन यार ये टाइगर रिजर्व में जो ये तब्दील हो रहा है, ये कैसे तब्दील हो रहा है टाइगर रिजर्व में? अब ये समझो कैसे तब्दील हो रहा है। तो दोस्त बात ये आती है टाइगर रिजर्व में इसके तब्दील होने की, कि ये पूरा एक पार्क हुआ करता था राजा सुहेल देव का। मतलब सोचो, एक राजा है, ऐसे राजा जो कि बाराबंकी बहराइच में एक राजा है और उनके पास एक पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बराबर उनकी जमीन हुआ करती थी। तो जब ये लॉ अब ऐसे में क्या था, बहुत बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास कई हजार एकड़ जमीन होती थी। आप सोचिए, कई 100 एकड़ भी नहीं, कई हजार एकड़। और एक एकड़ का मतलब होता है 27,000 स्क्वायर फीट। एक आम तौर पर एक आम इंसान का घर जो होता है वो 2,000 स्क्वायर फीट में होता है। मतलब तकरीबन 15 घर बराबर होता है 1 एकड़। और ऐसे सोचिए कई हजार एकड़, मतलब हजारों घर के बराबर एक जमीन है लोगों के पास में, तो जमींदारों के पास होती थी। अब उनसे ये जमीन हमको लेनी थी और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना था, क्योंकि यहां फार्मर्स थे, फार्मर्स के पास जमीन ही नहीं थी, तो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो अगर हम लैंड लेते तो प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी फंस रही थी कि अगर हम लैंड लेंगे तो आर्टिकल 19 क्लॉज एफ और ये आपका आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट्स थे। हम जैसे ही अगर कुछ ऐसा करते तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट आता और कहता बाकी सब एक तरफ है लेकिन ये आर्टिकल्स बेबुनियाद है। मतलब ये जो आप जो जमींदारी एक्ट लेकर के आए हो, ये आपकी बेकार एक्ट है, आप इसको नहीं ला सकते, आप इसके प्रोविजंस को वो स्ट्राइक डाउन कर देता। तो यहां से इसीलिए क्या किया गया, एक संविधान में संशोधन करा गया 1951 में। मतलब संविधान बना 50 में, अगले ही वर्ष इसका श्री गणेश हो गया। तो 1951 में पहला संशोधन किया गया और यहां पर एक नवा स्केड्यूल डाला गया। अभी तक 8 स्केड्यूल होते थे। बोला कि जो चीजें हम इस नवा स्केड्यूल में जो चीजें हम लिख दे रहे हैं, जो चीजें हम इस नवे स्केड्यूल में लिख दे रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी बात नहीं हो सकती। माने जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगे वो सारी पॉइंट्स। अब जब ये कर दिया जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगे, तो फिर एक स्कोप हो गया कि जमींदारी एक्ट जो है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं हुआ। और हालांकि वो फंडामेंटल राइट्स को देखा जाए तो एनक्रोच कर रहे थे, राइट टू प्रॉपर्टी होते हुए भी संविधान में संशोधन कर दिया गया और लैंड बाउंड्री, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट थे, जमींदारी एक्ट था, इसको डाल दिया गया, इसके प्रोविजंस को डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। तो जुडिशरी के हाथ जो है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन बस 9th शेड्यूल उन हाथों के भी थोड़ा सा बाहर होता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1951 में आया था ये 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। आई होप यू हैव गॉट द रीजनिंग, क्यों हुआ था, क्या हुआ था। फिर देखो क्या हुआ है, 7वां अमेंडमेंट की बात आते हैं। अब क्या था, तो अब ये था कि अभी तक 1957 पे अब हम आ रहे हैं, आपको याद 1956 की बात आ रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा था 1956 में, आपको याद होगा पहली बार हमने 14 राज्य बनाए थे, है ना, हमने 14 राज्य बनाए थे 1956 में। एकदम से कई सारे राज्य बन गए थे, अभी तक राज्य नहीं होते थे हमारे वहां पर, अभी तक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ऐसे करके फिर प्रोविंसेस हुआ करती थी।
अभी तक रूल ये था कि एक गवर्नर एक जगह पर होंगे, हमने इस लॉ को बदल दिया, और क्योंकि अब एक साथ हमने कई सारे राज्य बनाए थे और गवर्नर की ड्यूटी बहुत ज्यादा क्लियर थी नहीं अभी, तो इसीलिए और इसीलिए फिर उतने सारे गवर्नर पैदा करो, फिर उतने सारे गवर्नर लेकर के आओ, तो संविधान में संशोधन करके यह कर दिया गया कि अब एक ही गवर्नर दो राज्यों का नहीं, दो या दो से ज्यादा राज्यों का हो सकते हैं। अब देखो क्लॉज क्या था, क्लॉज ये था कि हर एक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए। सुनना, अभी तक क्लॉज ये था हर एक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए, और अब इसको संशोधित करके क्या किया गया, और एक लाइन और ऐड कर दी गई कि एक ही गवर्नर दो या दो से ज्यादा राज्यों के भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर एक ही गवर्नर दो या दो से ज्यादा राज्यों के भी हो सकते हैं, तब भी हर गवर्नर के पास, हर राज्य के पास एक गवर्नर तो फिर भी हो ही गए। संविधान को माना भी, संविधान को काटा नहीं, वो लाइन काटी नहीं, बस ये एक पॉइंट ऐड और कर दिया उसी में। तो बोला कि देखो सेम पर्सन कुड बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। एग्जामिनर यहां क्या करता है, बोलता है अ गवर्नर कैन बी अपॉइंट, 7th शेड्यूल में बोला गया है कि एक ही गवर्नर को दो राज्यों, कैन बी अपॉइंटेड फॉर टू स्टेट्स, ना टू और मोर स्टेट्स, मतलब 3 राज्यों का भी एक गवर्नर हो सकते हैं। फिर बात आई है 10वीं। देखो इसको याद रखो, 10 से 10 होता है, 10 से 10 हो गया, और 10 से दादर हो गया, 10 से दादा हो गया, दादर और नागर हवेली। तो अभी तक ये जो दादर और नागर हवेली थी, ये पुर्तगालियों के कब्जे में थी। तो 1961 में क्या किया गया, पुर्तगालियों के कब्जे से इसको वापस ले लिया गया और इसको इंडिया में मिला लिया गया। तो ये हो गया दादर एंड नागर हवेली को 10वें अमेंडमेंट से 1961 में भारत में मिला लिया गया। फिर उसके अगले ही साल 1962 में इसको गोवा को मिलाया गया था, अपने में मिलाया गया था, ये 62nd अमेंडमेंट में, अगले ही साल 1962 में। खैर, फिर यहां देखिएगा, फिर 26वां अमेंडमेंट आता है। यहां पर क्या हुआ है, देखिए जब आजादी हुई थी 1947 में, हुआ क्या था आपको ये बताते हैं। 1947 की बात बताते हैं। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने सारे राजा लोगों से बोला कि देखो भाई राजा लोग, तुमको आना होगा इंडिया। बोले हम कैसे आएंगे, हमारा तो, हमारी रियासत फलानी बड़ी है, हमारे वहां इतना टैक्स होता है, उतना टैक्स होता है, सारा पैसा हमारे पास आता है। बोले ऐसे हम आपके साथ आ जाएंगे तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। बोले देखो कुछ नहीं नुकसान होगा, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुमको जितना पैसा मिलता है ना हम देंगे पैसा, वो तुम हमारे पास आ जाओ बस। तो वो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा हम जो है हम आपके पास में आ जाते हैं। अब लेकिन ये जो पैसा था ये बहुत भारी पड़ रहा था भारत सरकार को, क्योंकि हर साल बिना कुछ करे बस उनको एक पेंशन के रूप में राजाओं को पैसे दिए जाते थे, तो उसको बोलते थे प्रिवी पर्स, एक प्रिविलेज पर्स बोला जाता था कि आपको हम देंगे क्योंकि आप हमारे साथ आए थे। एक प्रकार से पैसे की खरीदारी थी वो। 20 साल तक ये चला। उसके बाद फाइनली 1971 में यहां पर क्या किया गया, टर्मिनेटेड द प्रिवी पर्सेस एंड स्पेशल राइट्स ऑफ द अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट रूलर्स। यानी जो पहले राजा लोग हुआ करते थे उनके सारे जितने भी उनको स्पेशल, उनको बहुत सारे सुविधाएं दी गई थी, वो सब खत्म कर दी गई, और साथ ही उनका प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया गया कि अब कोई पैसा वैसा नहीं, अब आ गए तुम इंडिया में, अब शांति से ऐसा है, भारत भारतीय बन के रहिए, एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, खत्म कहानी। तो अब आपको हम अलग 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 ट्रीटमेंट, अलग कुछ भी आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये आ जाता है 26वां अमेंडमेंट 1971। तो हमने क्या सीखा, हमारे पास में पहला, समझना, फर्स्ट के बाद सीधा 7, आपको 106 अमेंडमेंट नहीं याद करना है दोस्त, आपको अगर, फिर हमारे होने का फायदा ही क्या अगर हम आपको 106 अमेंडमेंट याद करवाएं। हमारे होने का फायदा तब है जब हम आपको सिर्फ 25 से 30 अमेंडमेंट याद करवाएं और वही एग्जाम में आए, और इनफैक्ट और कम 20-22 अमेंडमेंट याद करवाएं और वही एग्जाम में आए, तो फिर हमारे होने का फायदा है। और तब तो फिर आपके जी हम इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो लगता है कि एग्जाम में होती हैं वही सेलेक्ट करके आपको पढ़ाएं तो फायदा है, नहीं तो फिर आप सेल्फ स्टडी करते तो 106 अमेंडमेंट पढ़ रहे होते, तो जरूरत ही नहीं है, जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो लानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। अच्छा ठीक है आदित्य, उसको देख लेंगे। अब देखिएगा अभी क्या करेंगे, यहां पर इतनी बात सब समझ ली है। तो हमारे पास में क्या आता है, 7th अमेंडमेंट हमने देखा। फर्स्ट अमेंडमेंट जमींदारी से रिलेटेड है। 7th अमेंडमेंट जो है 1956 में, ये किससे रिलेटेड आ रहा है, 7वां अमेंडमेंट में हमने क्या करा हुआ है, 7th अमेंडमेंट में हमने गवर्नर साहब की बात करी हुई है। फिर 10वें अमेंडमेंट में दादर एंड नागर हवेली की बात करी हुई है। फिर 26वें अमेंडमेंट में हमने क्या करा हुआ है, यहाँ 1971 में प्रिवी पर्स, यानी 3 अमेंडमेंट है, 51, 61 और 71। देखो सब 111 वाले हैं, 51, 61, 71, सब में जमीनें ली हैं। 51 में जमींदारों की जमीन ले ली, 61 में दमन की जमीन ले ली, और 71 में प्रिंसली स्टेट्स की जमीन जो ली थी उसके लिए पैसा देना बंद कर दिया। अब याद हो जाएगा ना, 51, 61, 71, 51, 61, 71, पहले जमींदारों की जमीन, पहले 51 में क्या किया, जमींदारों की जमीन ली। 61 में क्या किया हमने, 51 में जमींदारों की जमीन ली, 61 में दमनंदियों को ले लिया, और इसके बाद 71 में क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स की जो जमीन ली थी उसका पैसा देना बंद कर दिया, बोले किराया नहीं देंगे, हो गया बस, बहुत हो गया। ठीक है,
यहां तक सबको समझ आ गया है? शाबाश शाबाश शाबाश। नाइस नाइस नाइस। चलिए, हो गया, ठीक है। देखिए, अच्छा, धोखेबाजी नहीं हुई, अपना एरिया है, अब अपना इंडिया, जैसे चाहे वैसे गवर्न करेंगे। आओ, और आगे आते हैं। तो ये अच्छा, अब देखिएगा, 42वें संशोधन को हम मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बदलाव करे गए। कौन कौन से बदलाव करे गए, समझिएगा। इसमें मेजर अमेंडमेंट्स क्या क्या करे गए? सबसे पहले तो देखिए, पहले अभी तक की क्या था, अभी, और ये आया क्यों, ये भी समझो। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूं कि भारत में आखिरकार ऐसा क्या था कि इमरजेंसी इंपोज करी गई थी। इसके बारे में भी हम आपको यहां पर कहानी समझाते हैं। वाई इमरजेंसी इंपोज करने की आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी भारत सरकार को कि उन्होंने इमरजेंसी इंपोज करी। समझाया जाए? रेडी? कहानी सुने, शुरू करी जाए कहानी। चलिए, ठीक है। देखिए, कहानी आती है, रायबरेली की कहानी है ये। रायबरेली में क्या होता है, इंदिरा गांधी जी रायबरेली की सीट से खड़ी होती हैं। इलेक्शन में एक रूल है कि आप कोई इलेक्शन में, आप अगर आप खड़े हो रहे हो तो आप कोई भी पब्लिक मनी का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। ये सिंपल सा रूल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज टेक चंदा। पॉलिटिकल पार्टीज चंदा इसलिए लेती हैं कि इलेक्शन का रूल है कि पब्लिक मनी कैनॉट बी स्पेंट, पब्लिक मनी कैनॉट बी स्पेंट ऑन इलेक्शंस। तो अभी क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी इलेक्शन में खड़ी होती हैं रायबरेली में, और उनकी कैंपेनिंग के लिए वो क्या करते, एक राज नारायण आते हैं, और एक, जब इलेक्शन वो जीत जाती हैं और अब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही होती हैं, तो अब यहां क्या होता है, वो अभी शपथ लेने में थोड़े दिन बाकी होते, मतलब एक हफ्ते में ही होता है। जैसे मोदी जी ने, देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब जीते और जब शपथ ली, उसमें 5 दिन का गैप था। जीतने के ठीक अगले दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल होती है, और उसमें होता है कि इंदिरा गांधी जी ने धोखाधड़ी करी है इलेक्शन में। धोखाधड़ी कैसे करी है? धोखाधड़ी ऐसे करी है, उन्होंने पब्लिक मनी का इस्तेमाल किया है इलेक्शन जीतने के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब पब्लिक, मतलब सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया है इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हुआ ये। तो जब क्या राजनारायण जी से पूछा गया, भाई ऐसा क्या किया है, तो उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने अपनी कैंपेनिंग के लिए जितनी बसें जो जो गई थी, इनके कार्यकर्ता जो गए थे, इन्होंने सरकारी बसें भेजी थी। और सरकारी बसें भेजी थी, इसका मतलब ये क्या है, सरकारी बसें किस पे चलती हैं, वो पब्लिक के पैसे से आई हैं और पब्लिक के डीजल पे चलती हैं वो। तो पब्लिक मनी का इस्तेमाल किया गया है इनके इलेक्शन में। जब ये बात करा, इसकी जांच करी गई, जांच सही पाई गई। एक्चुअल में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो पब्लिक व्हीकल से ही गए थे इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। इस बात के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रख लिया, लिख के रख लिया कि भाई देखिए ऐसा है, ये इंदिरा गांधी जी इस चीज की दोषी पाई जाती हैं, एंड प्रधानमंत्री तो छोड़िए, हम इनको इलेक्शन से ही डिस्क्वालीफाई करते हैं। प्रधानमंत्री पद तो छोड़िए, हम इनको इलेक्शन से ही डिस्क्वालीफाई करते हैं। और कांग्रेस को आदेश दिया, आप 5 दिन के भीतर अपना दूसरा प्रधानमंत्री चुन लीजिए, अन्यथा फिर इलेक्शन से हटाने पड़ेंगे। ये बहानी हुई, कहानी हुई। इंदिरा गांधी जी ने, जैसे ही उन्हें ये पता चला कि 4 दिन बाद बोल दिया गया है कि आप नया प्राइम मिनिस्टर ही चुन लीजिए, और ये फैसला लागू होगा आज से 3 दिन बाद से। इंदिरा गांधी जी उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थी, और ये मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप गई भी, दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप आई भी नहीं, और प्राइम मिनिस्टर से सीधा, राजा से सीधा रंग, अर्श से सीधा फर्श पर, मतलब अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगी। अब क्या हुआ यार, अब प्रॉब्लम आई। तो अब प्रॉब्लम आई तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए फिर इसके लिए कहानी ये हुई कि ठीक है, ऐसा करते हैं। बोले कि ठीक है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, आई सीधे, तो 3 दिन बाकी थे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, क्योंकि ये फैसला लागू होना था 4 दिन बाद से, और इन्होंने लागू कर दी इमरजेंसी। इमरजेंसी लागू कर दी, और वहां पर ये कोर्ट, ये ऐसा कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर का ज्यूरिसडिक्शन ही खत्म करा दिया। को संविधान में संशोधन करके ये करवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो क्राइम है, ये क्राइम ही नहीं माना जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहते हुए कोई अगर ऐसा काम करता है तो ये क्राइम ही नहीं माना जाएगा। अब संशोधन में उन्होंने ये लॉ ऐड करवा दिया। इसके बाद इन्होंने क्या कराया मिनी संविधान में, और बहुत सारी चीजें क्या हुई हैं। अब जब पूरे देश में इस बात के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे, जितनी ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। अब
उन्होंने एक और चीज बोली कि देखो ऐसा है, आर्टिकल, लोगों ने बोले जेल में नहीं डाल सकती आप हमको, क्यों, हमारे पास आर्टिकल 20 और 21 है, जेल में जाने से रोकता है, और ये आजाद रखता है, जिंदा गोली नहीं मारने देता है किसी को, आजाद रखता है 21। तो बोली ऐसा है, आर्टिकल 2021 भी सस्पेंड। बात सुप्रीम कोर्ट गई कि क्या इमरजेंसी में आर्टिकल 2021 सस्पेंड किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हां, ये सस्पेंड किया जा सकता है। अब जब ये बात आ गई कि सस्पेंड किया जा सकता है 2021 भी, तो सारे लोगों को उठा करके जेल में भरा जाने लगा, इंक्लूडिंग राजनारायण जिन्होंने कंप्लेन करी थी, इनको भी जेल में डाल दिया गया इसके बाद में। फिर क्या हुआ, अब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उस समय लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, कुछ भी होता, इंदिरा गांधी जी का प्राइम मिनिस्टरशिप तो गई थी, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल था और खत्म हो रहा था। तो इन्होंने संविधान में संशोधन करके बोल दिया कि इफेक्टिव इमीडिएटली संविधान, जो ये कार्यकाल है ना लोकसभा का, ये 5 साल नहीं होगा, वो 6 साल होगा। इफेक्टिव इमीडिएटली लोकसभा का कार्यकाल 5 साल नहीं 6 साल होगा। तो यहां से क्या किया गया, बोले कि देखो ऐसा है, ये कार्यकाल बढ़ा करके देखिएगा, एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम 5 to 6 years, ताकि वो 1 साल और प्रधानमंत्री बनी रहे। इसी के साथ क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी संविधान में, सरदार स्वरण सिंह कमीशन के कहने पर, आर्टिकल 51 में जो ऐड है सारी की सारी। और फिर क्या हुआ, इसमें लोगों के इंडिविजुअल राइट्स भी सारे छीन लिए गए उनसे। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर, इतनी बात समझ आई है। नाउ फिर और क्या हो रहा है यहां पर वर्ड्स ऐड करे गए हैं, इंटेग्रिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये आईएसएस वाले वर्ड्स ऐड करे गए हैं इसमें। फिर इसके बाद में ये तो हमने आपको बता दिया, पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई है, प्रियम्बल में ये चीज ऐड करी गई है। तो इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स थे इसमें। इसके बाद इसमें कई ऐसे सब्जेक्ट्स थे, जैसे एजुकेशन हुआ, पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। तो ऐसे 5-6 सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर राज्य और देश, कंट्री एंड स्टेट, दोनों लोग लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हुई यहां पर। चलो, तो और क्या हुआ, पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन जो थी, ये इनकी कम कर दी गई, दोनों की ही पावर्स कम कर दी गई। जो मैंने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री ने अपने आप को इम्यून बना लिया कि प्रधानमंत्री पोजीशन के ऊपर अगर ये चीजें होंगी तो ये इम्यून हो जाएगा, इस चीज के ऊपर जुडिशियल रिव्यू लागू ही नहीं होगा। ठीक है, फिर 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से इधर, एजुकेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके बाकी जज कौन बैठेगा कोर्ट में वो भी सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, अब भाई साहब अपना राजा पूरा बेहतरीन टाइप हो गया एकदम बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हो गई। इमरजेंसी किस बेसिस पे लगाई गई, क्योंकि लोग जो थे, अब समझिएगा, हाँ जी अभी देख रहे, लोग जो थे वो विद्रोह कर रहे थे कि भाई, वो रिवोल्ट कर रहे थे, आप खराब काम कर रहे हो, आप खराब काम कर रहे हो। डिसेंट लोग नारेबाजी कर रहे थे, लोग यहां पर लोगों ने अनशन आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। इन्होंने बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए हम कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, कंट्री में हालत बहुत खराब है, इसलिए हम इमरजेंसी लगा दे रहे हैं अब हम। तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, अब नहीं इमरजेंसी है ना, उन्होंने बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस है। अरे देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ना, मान लो अमेंडमेंट करने के दोनों पार्टीज का चाहिए ना, हाँ अमेंडमेंट करने के लिए दोनों पार्टीज का चाहिए, तो लोकसभा में तो इनकी मेजोरिटी थी और यहाँ राज्यसभा में भी इनके पास मेजोरिटी थी, लोकसभा में मेजोरिटी थी, राज्यसभा में मेजोरिटी थी, तो उन्होंने लगा लिया, इन्होंने आराम से अमेंडमेंट, दोनों का चाहिए, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए मेजोरिटी चाहिए, बट इनका मेजोरिटी थी ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी थी इनकी। ठीक, प्रीतम समझ आ गया। फिर बात आती है कि ये पॉइंट इलीगल है, नहीं, आज भी अगर मोदी जी चाहें तो आज इमरजेंसी लगा दें, कल इमरजेंसी लगा दें, कल चाहे तो वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगा देते जब भी संदेश खाली वायलेंस हुआ था, और प्राइम जो वहां की चीफ मिनिस्टर है वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो चाहते तो लगा सकते थे इमरजेंसी। आज अगर मोदी जी चाहें कि भारत में इमरजेंसी लगाते, लगा सकते हैं। क्यों, एक वर्ड था इमरजेंसी लगाने के लिए, होता है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब देश में आंतरिक अशांति है, तो क्या देश में आज माओवादी नहीं है, क्या देश में आज आतंकवादी नहीं है, तो आतंकवादी भी है ना देश में, इस बात के ऊपर इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रेबेलियन है, मतलब उनके पास हथियार भी है, तो हथियारों के साथ वो रेबेल कर रहे हैं, इस बेसिस के ऊपर, खालिस्तानी नहीं है, इस बेसिस के ऊपर वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इतना बड़ा देश है, कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, कोई भी पॉइंट पकड़ के लगा दो इमरजेंसी, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, समझ गए। तो ये सारी कहानी, इतने बदलाव करे गए इसी, और इसके बाद एक और चीज करा, वेट्स एंड मेजर्स का मतलब होता है ये ब्यूरो ऑफ ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वगैरह सब, जो बताता है नापने आपने का सारा, जो कि इतने का बांट होगा, आईएसआई मार्क होगा, ये सारा ब्यूरो, ये वेट्स एंड मेजर्स का मंत्रालय। फिर एक और बात इन्होंने इसमें ये करा दी, अभी तक ये होता था कि प्रेसिडेंट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे,
इन्होंने इसी संविधान में एक लाइन और ऐड करवा दी, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन दैट एडवाइस। प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। सो इट इज दिस टाइम दैट द प्रेसिडेंट इज रिड्यूस्ड टू अ पपेट, कि इसके बाद ना प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरीके से रह गए, क्योंकि ये लाइन आ गई थी कि पहले लाइन थी कि एडवाइस देंगे, इन्होंने लाइन ऐड करवा दी और प्रेसिडेंट को उसी एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा, ये संविधान में लिखवा दिया। अब प्रेसिडेंट साहब की पावर गई पूरी की पूरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, तो हाँ, मैनपुरी में भी इमरजेंसी लग सकती है, संदेश खली में, मैनपुरी कह रहा हूं, मणिपुर में भी इमरजेंसी लग सकती है, हर जगह लग सकती है। पंजाब में लगती थी पहले, 10 बार लगी है पंजाब में आज तक इमरजेंसी। आओ, तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें। साथ ही क्या हुई, डीपीएससी में कुछ एडिशंस हुए, जैसे आर्टिकल 39A क्या बोलता है, दिस वन, फ्री लीगल एड और प्रोविजन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 43A क्या बोलता है कि जो वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रीज के वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं उनका भी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उनका भी थोड़ा हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर 48A क्या हो जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाली बात आ जाती है यहां पर। तो ये 3 चीजें आ गई। बेसिकली सरकार कभी भी अगर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट में करती है तो सरकार अपनी पावर बढ़ा लेती है। अब सरकार के पास ज्यादा पावर हो सकती है केंद्र सरकार के पास में, अब उसके पास भी वाइल्ड लाइफ के ऊपर रूल बनाने के इसके पास में पावर है। तो हुआ ये सब करके हो क्या रहा है, ये सब करके क्या हुआ, डीपीएससी में डाला, और डीपीएस और साथ में इन चीजों को, जैसे अभी आपको बताया ना, वाइल्ड लाइफ को डाल दिया था कंकरेंट लिस्ट में, पहले सिर्फ स्टेट लिस्ट में होता था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे ही ऐसा करा, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि अब केंद्र सरकार भी इसके ऊपर लॉज बना सकती है। अब लॉज बना सकती है तो प्रोटेक्शन लॉज और दुनिया भर के टाइगर सेंचुरी सब कुछ बना सकती है, जो केंद्र सरकार का मन होगा अब वो कर सकती है, क्योंकि स्टेट और केंद्र दोनों ही इसके ऊपर अग्री, मतलब दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही लोग लॉज बना सकते हैं। ठीक है, और आगे आइए, 39A हमने हो गए, 43 और 48A ये डीपीएससी में संशोधन करे गए थे। फिर इसी सारे संशोधन को रिवर्ट किसने करा है, इन सारे संशोधन को फिर आई जनता सरकार। जनता गवर्नमेंट कौन सी है, ये बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी जो है, ये इसके पहले जनता दल हुआ करता था, तो जनता दल आई, जनता पार्टी है, जनता पार्टी बोलते थे इसको। अब जनता पार्टी जो आई उसने 1978 में आई और उसने सब कुछ रिवर्ट कर दिया। अब उसने बोला नहीं, 20 और 21 जो मैडम ने हटाया था वो वापस से रिस्टोर हो गया है। साथ ही जो डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, राइट टू प्रॉपर्टी की 19F और 31 प्रॉब्लम आ रहा था, उसको उन्होंने हटा दिया। और फिर इन्होंने बोला कि लेकिन एक इन्होंने भी क्या चालाकी करी, इन्होंने ये किया है, इन्होंने जो मैडम गांधी ने एक लॉ ऐड करवाया था ना, क्लॉज ऐड करवाया था कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन दैट एडवाइस, वो इन्होंने भी नहीं हटाया। इन्होंने क्या बोला, हम सब सही कर देंगे। तो इसमें ये उन्होंने ऐड क्या करवा दिया, प्रेसिडेंट को अगर कोई चीज समझ में ना आए तो वो एक बार किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं, बस एक बार। लेकिन अगर दोबारा में वही बिल जाएगा उनके पास में तो उन्हें साइन करना ही पड़ेगा। ये जनता पार्टी ने करवाया था। तो जनता पार्टी ने क्यों, क्योंकि भाई अगर ऐसा करते तो अपनी पावर कम हो जाती, तो इनको जो एक बार पावर मिल गई थी तो इन्होंने भी उस चीज को पावर को कम नहीं करवाया। तो 44th अमेंडमेंट 1978, दिस एक्ट इनवैलिडेटेड द वेरियस प्रोविजंस दैट वर बॉट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनल टेन्योर जो था 6 साल से वापस 5 साल पे ला दिया गया, 5 साल था 5 साल ले आए गए वापस से। इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नहीं लगा सकता था इमरजेंसी, अब इसके लिए लॉ चेंज कर दिया गया। बोला जब तक आर्म्ड रेबेलियन नहीं होगी, जब तक किसी ने हथियार नहीं उठाए होंगे और रेबल नहीं किया होगा स्टेट के अगेंस्ट, तब तक नहीं लगा सकते। ये चीज करा गया। फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 के थ्रू जो दिए गए वो कभी लिए नहीं जा सकते। राइट टू प्रॉपर्टी इसको लीगल राइट बना दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में शिफ्ट कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, ये होता है पूरी कहानी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए, प्रेसिडेंट के पास जब तब पावर थी तो उन्होंने रोका क्यों नहीं इंदिरा गांधी जी को, ये तो वहां के प्रेसिडेंट उस समय बताएंगे कि क्यों नहीं रोका, क्या हुआ है। अच्छा, 52nd अमेंडमेंट की बात करते हैं। ये 10th शेड्यूल इसने ऐड किया था, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। आया राम गया राम कहानी है ये। 52nd अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल है। ये 52nd अमेंडमेंट क्या है ये मुझे आपको समझाना नहीं है, मैं ऑलरेडी पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ के हमने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ये पूरा पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आते हैं अब हम 61वें अमेंडमेंट के ऊपर आते हैं। 61st अमेंडमेंट पे हम आते हैं। 61st अमेंडमेंट क्या है, राजीव गांधी जी ने 21 ईयर्स से एज को कम करके 18 साल कर दिया गया था। यह था 61st अमेंडमेंट। राइट टू वोट जो था, भारत फॉलो करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब सभी, अडल्ट मतलब भारत में जितने भी 18 साल या 21 साल से ऊपर है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। फ्रेंचाइज से मतलब होता है राइट टू कास्ट वोट, मतलब सभी जन जो 18 या 21 से ऊपर है उनको राइट टू वोट है। तो 61वें अमेंडमेंट में क्या किया गया, ये 21 साल हुआ करता था, इसको कम करके 18 साल कर दिया गया। यहां तक बात ठीक है।
इतनी बात समझ आ गई है। चलिए अभी क्या जाएगा, वेरी गुड, हाँ ये भी सही है दीदी, है ना। यहां थोड़ा डिटेल में और हो जाएगा। तो ये किया गया था 61st अमेंडमेंट में, ये कहानी आ रही है। अच्छा कौन सा आर्टिकल, देखो अब यहां पे ये भी आ जाती है कि एज कौन सी है, कौन से एज में ये बात, कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 326, ये एग्जाम में आना ना, स्टैंड अलोन आर्टिकल आता है। आर्टिकल 326 डील करता है किस चीज से, आर्टिकल 326 डील करता है हमारा, आर्टिकल 326 डील्स ऑन द राइट टू वोट, कि आपको वोट करने का अधिकार है, ये राइट टू वोट पे डील करता है। और ये एज लिखता है, एज मेंशन करता है कि 18 साल है। तो आर्टिकल 326 के ही अनुसार हर 18 साल का व्यक्ति जो है ये वोट कर सकता है। आर्टिकल 326, 3 दूनी 6, कितना आसान है, 3 दूनी 6 ये आर्टिकल है, ठीक। और 6 थे 18, 18 साल का हर आदमी जो है वो वोट कर सकता है। अच्छा अभी देखिएगा फिर क्या हुआ, 86th अमेंडमेंट क्या है, 86th अमेंडमेंट आ जाता है सन 2002 में, राइट टू एजुकेशन का। यह अमेंडमेंट मैंडेटरी करता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और आर्टिकल 21 में ही संशोधन करके आर्टिकल 21A डाल देता है, राइट टू एजुकेशन को भी एक फंडामेंटल राइट बना देता है कि अगर आपको जीवन जीना है, आजादी से जीना है, खुल के जीना है, तो एजुकेशन होना मैंडेटरी है। और यहां यह कहता है कि हां इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21A आ गया और बोला 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, एक फंडामेंटल राइट है उनका। अब देखिएगा इसने ये डाला कि 14 साल तक के बच्चों को एक फंडामेंटल राइट होता है एजुकेशन होना, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट मतलब अब तो संविधान में बात पड़ी हुई है, अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लाना पड़ेगा। तो लॉ आते आते 7 साल लगे। 2009 में इसके लिए लॉ आया है कि इसके लिए किया क्या जाए। तब आया है राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ द ईयर 2009, आरटीई जिसको हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके तहत कई सारे प्रावधान थे। इसी में प्रावधान था कि इसमें लोअर लिमिट सेट करी गई, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। फ्री भी है और कंपलसरी भी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। ये आ गया यहां पर राइट टू एजुकेशन। साथ ही ये डाला गया, इसमें कई क्लॉज थे, साथ ही दूसरा क्लॉज ये डाला गया कि आप कभी भी किसी भी 8th क्लास तक के किसी भी बच्चे को कभी फेल नहीं किया जा सकता है। 8th क्लास तक के बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं, यह रूल है। अगर फेल कर दिया तो अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहनों ने जो फेल कर दिए गए हो 8th में, तो सीधा एक आप कंप्लेन कर सकते हैं कि 8th क्लास से कम पे फेल कैसे कर दिया टीचर ने। टीचर को री एग्जाम लेना पड़ेगा और तब तक री एग्जाम लेना पड़ेगा जब तक बच्चा पास नहीं हो जाता है। यह रूल है। तो 8th क्लास तक, 9वीं क्लास के में आप ये वाला लाइन मत मारिएगा कि अरे कैसे कर रहा भाई, फेल कर ही नहीं सकते। तो 8th क्लास तक नहीं फेल कर सकते। दूसरा ये रूल कहता है, इसी में एक और इसी एक्ट में आया ये सारी बातें, कि अगर किसी भी बच्चे के पास कोई भी कागजात की कमी है, जैसे किसी स्कूल ने टीसी नहीं इशू करी, अगर किसी भी बच्चे के पास में किसी भी कागजात की कमी है, तो उस कागजात की कमी के ऊपर आप उसको नहीं बोल सकते कि तुमको हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, कि तुमको हम एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते। 8th तक के किसी भी कागज की कमी से आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। ये सारी बातें आ जाती हैं इधर पे। ठीक है, अच्छा अब समझिएगा जरा यहां पर, हाँ प्राइवेट स्कूल के लिए भी है, जी हाँ प्राइवेट स्कूल के लिए भी ऐसा है, यस। चलिए अभी क्या करेंगे, इतनी बात समझ आ गई है। क्या सर मतलब प्रॉपर्टी का कोई भी केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अगर कोई सरकार ये प्रूव कर देगी कि हमने मतलब हमने इसको प्रॉपर मुआवजा दिया है, तो फिर नहीं हो पाएगा। सरकार के लिए भी रूल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कैसे भी ले लेगी, उसके लिए भी रूल होता है कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा जमीन का। फिर आपने काफी सारे लोगों की जमीन ली हुई होनी चाहिए। सरकार जबरन सिर्फ आपको टारगेट करके आपकी जमीन नहीं खरीद सकती है। अगर ऐसा है कि 70% लोग उस एरिया के उस जमीन को बेचने को तैयार है, मुआवजा लेने को तैयार है, तो फिर बचे 30% से अगर उनका ना भी मन हो तो भी सरकार ले सकती है मुआवजा देकर के उनको। ये है 100 के 100 की रजामंदी नहीं चाहिए। अगर मेजॉरिटी ज्यादा राजी है, 70% तक जनता राजी है, तो सरकार फिर ले सकती है सारे 100 लोगों से। ये कहानी होती है। ठीक है, चलिए तो इस एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करा है, आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया है संविधान में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में 91st संशोधन। ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन 2003 में आया था ये। इसने बोला था कि
का आपका जो भी मैक्सिमम, ऐसे तो आप मिनिस्टर्स कितने भी बना लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप जितने ज्यादा मिनिस्टर बना लो उतने ज्यादा मंत्रालय हो रहे हैं, सबके मजे ही मजे, सबको सिक्योरिटी मिल रही है गजब की, क्योंकि मिनिस्ट्री में मिनिस्टर होने पे सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है, अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। ऐसे तो फिर बर्बादी होगी स्टेट के रिसोर्सेज की। इसीलिए फिक्स कर दिया गया है कि जैसे कुछ ऐसे सदन हैं जहां 40 मेंबर्स हैं खाली, जहां पर सीट ही खाली 40 ही लोग होते हैं, उस पूरे सदन में 40 लोग होते हैं। अब यार अगर सिर्फ 40 लोग हैं सदन में, उसमें से 21 लोग वाली ने सरकार बना ली, अब मेंबर्स आपको मिनिस्टर कितने रखिएगा भाई, आप 60 मेंबर्स, 40 कह रहा हूं, 60 मेंबर्स तक होते हैं। कई ऐसे भी हैं जहां पर 60 मेंबर्स हैं, अगर कहीं पर 60 मेंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, आपके मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो फिर मिनिस्टर्स, ऐसे तो पता चला आपके 31 मेंबर है, आपने 20-25 मिनिस्टर ही रख लिया आपने, सभी मिनिस्टर हैं, कोई किसी चीज का मिनिस्टर है, एक एक कूड़ा उठाने का मिनिस्टर है, एक कूड़ा रखवाने का मिनिस्टर है, एक कूड़े की रिसाइकलिंग कराने का मिनिस्टर है, एक उस मिनिस्टर को सामान दुकान पे पहुंचाने का मिनिस्टर है, हर जगह इतने सारे मिनिस्टर हो रखे हैं। तो बोला यह गया कि हमको ना लिमिट करना पड़ेगा, एंड 15% ऑफ द मेंबरशिप हाउस पे लिमिट करना पड़ेगा, हमें लिमिट करना पड़ेगा, और 15% ऑफ जो भी लोकसभा है या आपका विधानसभा है, जितनी भी वहां की स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि हर जगह की विधानसभा की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती, वहां की राज्य की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। तो जितनी भी उस स्टेट की, फॉर एग्जांपल यूपी की बात करेंगे तो 400 के आसपास की है यूपी की लोकसभा, लेकिन वही सिक्किम की बात करोगे तो मुश्किल से 60 वाट की है वहां की विधानसभा। तो विधानसभा का जो साइज है उसका 15% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं, यानी सिक्किम में खाली 9 मिनिस्टर होंगे, खत्म, 60 तो लोग हैं वहां पर, 60 तो मिनिस्टर्स हैं वहां, 60 तो एमपीज हैं, 60 तो एमएलए हैं वहां पर, 60 एमएलए हैं तो उनका 15% निकाल लो, 9 हुआ, इतने ही हो सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई है? बोलिए, कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउ मी अ मोमेंट, एक बार रिवाइज मार दीजिए जरा ये। इसको रिवाइज करिए जरा जल्दी से। हो गया? चलिए आइए, इतनी बात समझ आ गई है? चलिए ठीक है, आओ अब इस पे देखिएगा। अब यहां पर आएंगे, इसको देखेंगे, यहां पर आते हैं, इसको देखिएगा। अब जरा ये इसकी बात हम कर रहे हैं, जरा इसको देखिएगा। 86 हो गया, 91 हो गया, 91 की हम बात कर रहे हैं 15% की, 21 की बात करेंगे। इसमें देखिएगा यहां पर कुछ ना इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हमें देखनी होगी, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हमें देखनी होगी। जैसे 21 लैंग्वेज का है, देखिए एक्चुअल में पता है आपको कि 8th शेड्यूल हमारे पास एक होता है, कौन सा? हमारे पास एक 8th शेड्यूल होता है पार्लियामेंट संविधान का। 8th शेड्यूल में किसकी बात करी गई होती है? लैंग्वेजेस की। जरा मुझे ये बताइएगा कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, सभी जन जरा बताइएगा कितनी लैंग्वेजेस हैं। कमान, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। सवर्ण 2 स्टेट के हिसाब से सैलरी मिलेगी ओनली वन, ओनली वन, सैलरी एक की मिलेगी, काम दो का करना होगा। 22 भाषा हैं। अरे और ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली कितनी थी? शाबाश, ओरिजिनली, वेरी गुड यार, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओरिजिनली थी 14, बिल्कुल सही है। अच्छा और समझिएगा, ठीक है, और समझिएगा।
अब क्या करेंगे, ओरिजिनली 14 थी, बिल्कुल सही। अब समझिएगा, आईएएस एमपी बन सकते हैं, हाँ बहुत सारे आईएएस एमपी बने, मतलब प्रमोशन से नहीं, उनको नौकरी छोड़ के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ओरिजिनली थे 14, ओरिजिनली थे 14, ठीक। और इन 14 दीज आर दी 14 लैंग्वेजेस, तो ये 14 लैंग्वेजेस थी। अब इन 14 लैंग्वेजेस में क्या होगा समझना, अब ये 14 लैंग्वेजेस में होगा क्या, इतनी इनिशियल थी, लेकिन फिर डिमांड आई और लैंग्वेज चाहिए, तो 3 संशोधन करेंगे। आज के टाइम पे कितने हैं, आज के टाइम पे 22 हैं। तो इनको कैसे किया गया ये समझते हैं। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट करा गया, फिर 71st अमेंडमेंट करा गया, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आता है, 92 आता है ना। तो एक 92nd अमेंडमेंट भी करा गया, यानी 3 अमेंडमेंट करे गए। इसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई है, इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई है। एंड इंटरेस्टिंगली जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, ठीक है, इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। जैसे समझिएगा, जैसे 21st की बात कर रहे हैं, इसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई है। इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं 21st की, तो जैसे इसमें एक लैंग्वेज जोड़ी गई है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सिंधी, ठीक है। फिर अगर इसकी बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, निमक। तरीका बता रहा हूं याद करने का, निमक माने नेपाली, मैथिली एंड कोंकणी। नेपाली, मैथिली एंड कोंकणी, नेपाली, मैथिली एंड कोंकणी। तो निमक आ गया हमारे पास में। फिर अगर मैं यहां की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, बीडीएमएस। क्या, बीडीएमएस, BDMS माने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। सो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। सो 20, ये क्या हो गया सिंधी, ये क्या हो गया नेपाली, मैथिली, कोंकणी, ये क्या हो गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, ये सारी चीजें आ गई आपकी, कौन सी हुई, ऑल दीज अदर लैंग्वेजेस। अब जरा एक चीज देखना, सिंधी तो एक हो गई, फिर नीमक है और फिर बीडीएमएस है। तो बीडीएमएस इज बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। अच्छा, मैथिली दोनों तरफ हो गई। ये देखो, ठीक। चलिए, तो अभी क्या दिख गया हमको यहां पर, इससे हमको दिखा कि हमारे पास में जो कौन कौन सी भाषाएं थी, देख लिया ये। तो आ गया हमारे पास में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आ गया पहले, और फिर आ गया ये 92nd। अब जरा ऐड करते हैं, ये एक लैंग्वेज हो गई यहां पर, ये 3 और ये 4, 3 7 और एक 8, 14 में 8 जोड़ेंगे, देखिए 22 हो गया। हाँ जी, तो अभी हमारे पास देखिए पूरा आ गया 8th शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस, और 21st अमेंडमेंट, 71st और 92। अभी देखो हमने पूरा कर लिया ना, 21st, 71st और 92 हमने कंप्लीट कर लिया ना, बिल्कुल सही है, ठीक है जी, आया बढ़िया से। चलिए और आगे आते हैं। अब देखते हैं, अभी सवाल आपको अभी नहीं कराएंगे, पहले ना एक बार पढ़ा दे आपको पूरा, फिर लाइन से सवाल कराएंगे। फिर देखो क्या उपाय है। अब आते हैं 2 अमेंडमेंट्स और, 2 अमेंडमेंट्स और कौन से आते हैं, ईयर आता है सर 1992। 1992 में क्या होता है, एक अमेंडमेंट आता है जिसको बोलते हैं 73। और 73 अमेंडमेंट क्या करता है, ये ऐड करता है एक नई चीज जिसको हम कहते हैं पंचायत। अभी तक देश में ना पंचायत होती थी, आप कहोगे सर पंचायत तो 1982 में आ रही है, तो फिर वो नागौर राजस्थान में जो हम पढ़ते हैं 1954 में आ रखी थी, वो क्या था। देश में समझिएगा, 3 टियर सिस्टम में आपको समझाता हूं। देश में पंचायत थी, लेकिन क्या होता था, कुछ फिक्स नहीं था। किसी किसी राज्य में ऐसा होता था कि जैसे कई कमेटीज आई हैं, अशोक मेहता कमेटी वगैरह, आप अभी पढ़ेंगे, अभी आपके पास जो लेक्चर आएगा ना, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में एक लेक्चर आएगा, उसमें ये चीजें होगी उसमें। तो क्या है ये कि उसके बाद पढ़ लेना, क्योंकि हम उसका टेस्ट भी लेंगे, हम आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट लेंगे उसका। क्या होगा उसमें, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी पंचायत की, जैसे बात कर रहा हूँ, तो हुआ क्या, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, किसी किसी राज्य में क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं हमको पंचायत नहीं चाहिए। क्यों, अगर पंचायत बना देंगे तो गांव के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारी पावर पंचायत के पास चली जाएगी। तो वो पावर का डाइल्यूशन नहीं चाहते, तो उनको लगता था अरे ऐसे तो पावर डाइल्यूट हो जाएगी हमारी, हमारे पास ज्यादा पावर है, जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा पैसा, तो कोई चाहता नहीं था पावर डाइल्यूट हो। तो कुछ राज्यों में क्या था, वो 2 टियर सिस्टम रखते थे कि खाली बस हम ही हैं,
हम हैं और एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट है और एक और सरकार हो जाएगी, बस एक और सरकार हो जाएगी। मतलब हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना दे कि वो सारा ब्लॉक और गांव सब देखे। कहीं कहीं होता था कि वो लोग 4 टियर गवर्नमेंट रखते थे, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट, विलेज लेवल गवर्नमेंट। तो ऐसे करके 4 4 लेवल रखते थे, लेकिन एक स्टैंडर्डाइजेशन, और कहीं कहीं कुछ नहीं, कहीं कहीं खाली स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था कभी कहीं कहीं पर भी। तो ये जो अमेंडमेंट आया इसने मैंडेटरी करा कि पहली चीज तो ये सबके वहां होगी। दूसरी चीज जो इसने करी, उसने बोला कि 3 टियर सिस्टम ही हर जगह होगा, कि एक गांव के लेवल पे होगी पंचायत, फिर होगी आपकी विलेज पंचायत हो गई, फिर होगा आपका ब्लॉक लेवल पे एक होगा, फिर आपका जिला लेवल पे होगा जिला परिषद। तो ये 3 लेवल पे आपके ये सरकारें होंगी। ये 3 टियर सिस्टम बनाया अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा 3 लेवल पे सरकारें होंगी, इस पे गांव के लेवल पे, फिर आपका ब्लॉक लेवल पे, और फिर आपका शहर लेवल पे। 3 लेवल पे सरकारें होंगी, ये हर जगह मैंडेटरी कर दिया। तो इसी को बोलते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 1992 में। और किससे रिलेटेड है ये पंचायत से रिलेटेड है ये, ठीक है, ये पंचायत से रिलेटेड है। अब इसी प्रकार से क्या है, अब अगला बात है 74th क्या होता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होगा, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है ये। तो ये हो गया हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड हो गया। यहां तक बात समझ आ गई है? सो पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी से हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? इतना हो गया तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का डन। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, ये दोनों ही चीजें ध्यान रखना, ये 1992 में आए हैं दोनों अमेंडमेंट्स। तो अब हम जरा देखते हैं इनको, और ये कौन से पार्ट में आए हैं। तो 8 पार्ट थे, अब 9th पार्ट और ऐड करा गया। 9th पार्ट में आ जाता है पंचायत, मतलब पार्ट तो खैर 9 था, इसमें आर्टिकल ऐड करा गया। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक की ये पंचायत आ गया। फिर म्यूनिसिपैलिटी जो आया इसके आगे 243 पी से, मतलब ये म्यूनिसिपैलिटी के लिए क्या किया गया, आर्टिकल इससे पार्ट ऐड करा गया 9A, और ये था म्यूनिसिपैलिटी का, म्यूनिसिपैलिटी। और ये क्या है, ये 243 पी से लेकर के ये आपका 243 ZG तक ये आ गया आपका। तो ये हमारे पास हो गया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। बोलिए, यहां तक की बात समझ आ चुकी है हमको अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? सवाल अभी करेंगे। अब जरा यहां पर देखिए, जरा इसको पढ़िए एक बार, रिवाइज करेंगे। देखिए आ गया, ठीक है। अब यहां पर आइएगा जरा, न्यू पार्ट 10 ऐड करा गया था, आर्टिकल देखिए जरा, ठीक, बस। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शाबाश। अब और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नहीं आदित्य, जो भी टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साथ के हैं वो साथ के होते हैं। और जैसे अभी क्या है, अभी आपके में स्टेनो में ना साइंस बहुत आती है, तो आपके में ना अभी जैसे साइंस की जो प्रैक्टिसेस होंगी ये बिल्कुल अलग चलेंगी। जो टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे अमेंडमेंट्स टॉपिक है, जो कॉमन टॉपिक होते हैं उनकी कॉमन होती है, सबकी कॉमन नहीं होती है, ठीक। चलिए क्लियर, आगे बढ़े, आइएगा। अच्छा, देख लिया यहां तक, चलें। सारे स्केड्यूल के अंडर होते हैं। देखिए, अमेंडमेंट में अगर कोई लिस्ट होगी तो वो किसी न किसी स्केड्यूल में जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे अमेंडमेंट स्केड्यूल के अंडर होगा। अगर किसी अमेंडमेंट में कोई लिस्ट होगी तो वो स्केड्यूल में जाएगी। चलिए, अच्छा, अब क्या करते हैं यार, ये सारी चीज तो चलो ये सब हो गई। अब हमें ये तो खैर जब पंचायत पढ़ेंगे तब समझेंगे ये पूरा कि स्टेट क्या होता है, ये सब जब पंचायत पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। अभी हमें खाली अमेंडमेंट से मतलब है, ठीक है। अभी ये सब हमें पढ़ना नहीं है, ये सब क्या है, ये सब तो आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछता है, सुनना। यहां पर क्या है, सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है बता देता हूं। पंचायत होती है जो आपकी गांव के लेवल पे होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है जो आपके शहर के लेवल पे होती है, जैसे नगर पालिका, महापालिका है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये आपके शहर के लेवल पे होती है। पंचायत आपके गांव के लेवल पे होती है, जैसे विलेज पंचायत, ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये आपका होता है ये आपका आता है 3 टियर सिस्टम, गांव का होता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, ये हम आपको लाइव ही पढ़ाएंगे। ये क्लास आपकी लाइव ही होगी वाली, तो ये आपको अगली क्लास शायद इसी की होगी, आज लास्ट क्लास नहीं होगी। फिर अभी तो ये वाला है ना, अभी एक क्लास और लगेगी अपनी, एक क्लास और लगेगी अपनी, उसमें ये अपना रैप हो जाएगा पूरा ग्राम वाला, ठीक है। हमें ये नहीं पढ़ना होता, जानते हैं, ये पूछता नहीं है। ये बस एक बार नजर डाल लो कि देखो ये सब 243 से लेकर के ऐसा 243 तक होता, 243 पूरा पी तक की होता है। ये देखो
ठीक है, 243 ओ तक की होता है, फिर 243 पी से शुरू हो जाता है म्यूनिसिपैलिटी। ऐसा समझो, शहरों के लिए बनाई जाती है म्यूनिसिपैलिटी और गांव के लिए बनाई जाती है पंचायत। ठीक, जैसे आपने मूवी सीरियल भी देखा ना पंचायत, उसमें आपने देखा ग्राम पंचायत फुलेरा, तो फुलेरा गांव में ग्राम पंचायत होती है ना, बस वही। तो पंचायत गांव के लेवल पे होती है, म्यूनिसिपैलिटी आपके शहरों में जहां आप रह रहे हो ना। आपने सुना होगा नगर पालिका के ऑफिस गए थे, अपने फादर के मुंह से कभी सुना होगा कि ये वाला काम तो नगर पालिका में होता है। तो ये नगर पालिका क्या है, वो म्यूनिसिपैलिटी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 74th अमेंडमेंट ने आपको बता दिया कि यहां पर क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पंचायत, ये अलग अलग 3 टियर सिस्टम इनके ही होते हैं। बहुत छोटे शहर हैं तो वहां नगर पंचायत बोलते हैं, जैसे गांव में ग्राम पंचायत बोल देते हैं, वैसे यहां पर नगर पंचायत बोलते हैं। थोड़ा बड़ा शहर है वहां म्यूनिसिपैलिटी बोला जाता है, और बड़ा मतलब प्रॉपर मेट्रो सिटी है तो वहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। तो इस प्रकार से इनका डिवीजन होता है। बट ये वाला जो सेक्टर है ना, ये हम लोग उसी में, यहां खाली अमेंडमेंट से मतलब है अपने को अभी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 86th अमेंडमेंट पे, तब तक सवाल कर लेते हैं। चलो आ जाओ, सवाल कर लेते हैं जरा, है ना। एक बार सवाल कर लिए जाए, ताकि आपने जितना पढ़ा है एक बार आप उसको देख लो कि सवाल आते कैसे हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, ये रहा आपके सामने, और अब आप आंसर करिए। पोल दूंगा मैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ये सब डील करता है, ठीक है। पोल आया आपके सामने, लो जी, यहां पर ये रहा इधर, ठीक है। तैयार पोल के लिए, लो आगे। शाबाश, 5 सेकंड में आंसर दे दीजिएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतना आसान क्वेश्चन भी कैसे गलत कर सकते हैं कुछ लोग। 70% क्लास ने खाली सही किया, बाकी लोगों ने गुड़ गोबर कर दिया। अरे आर्टिकल 360 इमरजेंसी का आर्टिकल होता है मेरे भाई, 70% लोगों ने खाली सही किया हुआ है। हे भगवान, कैसे से ऐसे दिन दिखा रहे हैं। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 368 आंसर आ जाएगा। फिर देख रहे हैं इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जिसने प्रिवी पर्स को जिसने अबॉलिश कर दिया था। लो जी ऑप्शन आ रहा है, अब आपके पास फिर से पोल दे रहा हूं। लो जी फिर से पोल दे रहा हूं, ये आ गया आपके पास में पोल। चलिए यहां पर आएंगे, गो अहेड, शुरू हो जाइएगा, शुरू हो जाइए। हाँ जी ठीक है, इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने संविधान को प्रिवी पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूल्स, प्रिवी पर्स अबॉलिश हो रहा है कैसे, 26वां अमेंडमेंट एक्ट 1971, यहां पर 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। यस, देखें कितने लोग आ गए हैं भाई। तो लीडर बोर्ड देखा जाए, यशु वर्मा, रेनू, वांडा विजन, प्रिया, दीपायन, प्रतिभा, ऐश्वर्य, कोमल, अमन सिंह, प्रिंसी। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आगे आते हैं, इनमें से कौन से प्रिंसिपल ने 42वें संशोधन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। ओके जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा। अभी एक क्लास करा रहा था 4 बजे, उसमें भी ये सवाल था। अच्छा अंश की बात है कि उन लोगों ने भी कुछ अमेंडमेंट्स पढ़े थे, तो वहां भी ये सवाल आया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, पता है, इसीलिए मैंने इसके लिए टाइम ज्यादा दिया है। बहुत प्यारा सवाल है ये। ओके, स्टैट्स बता दूं, 50% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, बाकी गलत है अभी। कोशिश कोशिश कोशिश। ओके ओके ओके, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, और फाइनली 50% से भी नीचे आ गया है हमारा लीडर बोर्ड। अरे भाई साहब, ठीक है, अब देखते हैं जरा लीडर बोर्ड, देखते हैं कि क्या सीन है लीडर बोर्ड के। देखिएगा तो लीडर बोर्ड हमारा है यशु वर्मा, प्रिया, कोमल, अमन सिंह, ऋतिका, प्रिंसी, अमीशा, आयुष, हिमाद्री, सायम। शाबाश, इसने पूरा लीडर बोर्ड ही हिला दिया इस पॉइंट ने। अब आपको समझाते हैं कैसे। देखो बालक लोग, आपको याद होगा कि ये जो है ये एक डीपीएसपी है ना। वो भी कौन सा है आपको याद होगा, आर्टिकल, यहाँ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, यानी 8 से अटैक, एट अटैक, और ए से भी अटैक। यानी आपको याद होगा एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने, 48A, और भाई 39A, 43A, 48A, ये सारे के सारे संशोधन 42वें संशोधन में ही तो लगाए गए थे। आंसर ये आ जाएगा। ये सवाल इतना सुंदर है, इसमें एग्जामिनर ने क्या किया है समझिएगा। ये सवाल इतना बढ़िया है, इसमें एग्जामिनर ने क्या किया है, इसमें एग्जामिनर ने साथ ही साथ डीपीएसपी भी पूछ लिया, डीपीएसपी के साथ साथ इधर ये इसको भी पूछ, डीपीएसपी पूछ लिया, और
आपका 42वां संशोधन नहीं पूछ लिया। एक सवाल, एक तीर से दो निशाने सुने आपने, एग्जामिनर ने वो मारे हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़े। ठीक है, आओ। हम्म, अभी देखते हैं, बस अभी आ जाओ, इतना बात समझ आ गई है। चलिए, ठीक है, आइएगा। स्टेनो के सवाल नहीं कराते भाई, स्टेनो के सवाल समझिएगा। स्टेनो के सवाल जो भी आप सुनिएगा, हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये समझिए। जो आप टेस्ट देखते हैं ना, आप जो इसके बाद में क्विज देखेंगे ना, आप पाएंगे कि मैक्सिमम सवाल उसमें से 70, मतलब हम ना इसको बैलेंस ऐसे करके रखते हैं कि सीजीएल सीएचएसएल हमने क्लास में करा दिया क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। हम चाहते हैं कि यार, जो ये कई बार लोगों ने हमसे पूछा है कि आप स्टेनो के, हम आपको चाहते हैं, हम आपको एमटीएस भी कराते हैं, हम आपको एनटीपीसी के भी सवाल कराते हैं, सीजीएल भी कराते हैं, सीएचएसएल भी कराते हैं, स्टेनो में भी कराते हैं। मेरा जो सवाल देने और लगाने का पैटर्न होता है वो कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। मोस्टली आपको दिखेगा मैंने सीएचएसएल के सवाल और सीजीएल के सवाल यूज करे हुए हैं, और या फिर सीजीएल कभी कभी कम दिखेगा, सीएचएसएल और एमटी कुछ टॉपिक में, सीएचएसएल और एमटीएस में सवाल, इनफैक्ट एमटीएस में सवाल कई टॉपिक में सबसे अच्छे आते हैं कि इतने अच्छे सीजीएल में भी सवाल नहीं आते। आपको अक्सर किसी किसी क्लास में ऐसा दिखेगा कि मैंने एमटीएस के ही सवाल डाले हुए हैं उसमें, कई बार आपको ऐसा दिखेगा उसमें। कई बार ऐसा दिखेगा कि मैंने सीजीएल और सीएचएसएल के सवाल डाले हुए हैं, एमटीएस में नहीं, एमटीएस का एक भी सवाल नहीं डाला हुआ है, जिसमें आपको, और कभी कभी आपको स्टेनो दिखेगा, कभी कभी स्टेनो नहीं दिखेगा। स्टेनो का लेवल इजीएस्ट लेवल होता है, इजीएस्ट ऑफ ऑल। जीएस की अगर हम बात करें, स्टेनो का लेवल जो होता है वो इजीएस्ट ऑफ ऑल होता है। स्टेनो की खासियत क्या है कि इसमें जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादा आते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा आती है। तो ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो सीजीएल भी देते हैं और स्टेनो भी देते हैं। तो हम जो आपको क्विज देते हैं ना, उनका बैलेंस समझना, हम किस तरीके से क्वेश्चन डालते हैं। यहां सीजीएल सीएचएसएल अगर कराया है ना, तो जो क्विज मिलेगा ना उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्टेनो और उसको, स्टेनो और एनटीपी, साइंस होगा तो एनटीपीसी, साइंस की क्लासेस थी तो उसमें स्टेनो और एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर थे वो डालते हैं। इस तरीके से बैलेंस करके कराते हैं। आप एक काम सबसे अच्छा देखो, देखने का तरीका ये होता है कि आप जो भी क्लास करो, वो क्लास करने के बाद ना आप जो भी परीक्षा दे रहे हो आप अपने पीवाईक्यू लगा दो जाकर के। मेरी ये गारंटी है कि अगर मैंने कोई चीज पढ़ा दी है, एक बार ही पढ़ के खाली आप 80% से ज्यादा सवाल उसके पीवाईक्यू लगा जाओगे। ये फिक्स है। जिन एग्जाम को हम बोलते हैं कि आप ये एग्जाम दे सकते हो मेरे से पढ़ने के बाद में, आप 80% से भी ज्यादा सिर्फ पहली बार में ही, एक बार में हमने क्लास में पढ़ाया है और आप उनके नोट्स पढ़ लो, 80% से ज्यादा सवाल आप एकदम सही सही लगाओगे। ये है, इसलिए आपको सवाल नहीं दिखते यहां पर, क्योंकि उसका लेवल इजी होता है स्टेनो का। और मैं यहां पर देखोगे तो मैं लेवल कोशिश करता हूं थोड़ा अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन रखूं, क्योंकि अच्छे लेवल में डाउट आएगा तो मैं सामने खड़ा हुआ हूं, इसीलिए कई बार आप लोगों को डाउट आता है तो मैं रिपीटेडली उसको समझाता भी हूं। ये पर्पज होता है मेरा। मतलब ऐसा हम रैंडम कभी भरते नहीं है, हमारा कोई भी काम ना, मतलब ये बस कि करना है तो कर दे, कैसे भी कर दो, वो वाला काम कभी नहीं होता मेरा। बहुत ही थॉट ऑफ तरीके। आप ये सब सवाल देखो ना, ये सवाल देखो, मैं बहुत रैंडम सवाल डाल सकता था, इतना इजी सवाल डाल सकता था कि बताओ लैंग्वेज सिंधी, एक छोटा सा कि मतलब एक वर्ड वाले, एक वर्ड वाले भी मिलेंगे, एक वर्ड वाले भी, लेकिन सिर्फ सारे ही रख सकता था। बट ये वाले सवाल ना ऐसे रखता हूं जिनको समझाने में भी मजा आए, कि आप सीखो कि कैसे एग्जामिनर पूछता है। हम एक एक सवाल ना चुनते हैं कि कौन सा सवाल डालना है क्लास में, ये चीज है। आइए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज तो मैडम गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर लगाई थी ना, सरदार स्वरण सिंह कमीशन से। तो ये क्या आ जाएगा, 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक। और दूसरा हम आपको बताएं, सोचो अगर देखो हमें तो प्रैक्टिस करानी है, हम ये वाला टैग हटा भी तो सकते हैं, है ना। हम ये वाला टैग हटा देंगे, सोचो तो कोई की दिक्कत ही नहीं होगी किसी को कि इसका नहीं कराया उसका नहीं कराया। लेकिन फिर भी सोचो हम ये वाला टैग क्यों रखते हैं, लर्नर्स को ये पता रहे कि, और हम कभी ऐसा नहीं कराते 2017 का सवाल करा रहे हैं, 2012 का सवाल करा रहे हैं, कभी नहीं कराते। आप मोस्टली देखोगे कि हम लेटेस्ट ही क्वेश्चंस कराते हैं, ताकि लर्नर्स को ये दिखे कि इस समय क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, पैटर्न ऑफ आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस क्या चल रहा है एग्जाम का। इसलिए हम इसको कभी हटाते नहीं है किसी भी। आप देखो मेरे सारे क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन जिसमें जो मैंने फ्रेम करे उनमें नहीं होगा, और या फिर कभी अगर किसी टाइपिस्ट में डालना भूल गया तो नहीं होगा, नहीं तो सब में होता है। यहां पर देखिएगा, देखो वही चीज आ गई अभी, जिस जिस लॉजिक से हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी लॉजिक से ये वाला होगा। सॉल्व करो, पोल दूंगा मैं इसमें, पोल दूंगा, ठीक है। चलिए तो पोल लीजिएगा।
चलो भाई देखो, अभी हमने देखा था कि जब संवैधानिक संशोधन किया गया तो 39A ये डील किस पे कर रहा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पे। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। 48A वाइल्ड लाइफ और वेलफेयर पे। तो इन सबको इंक्लूड करा गया 42वें में। तो आंसर क्या आया ये। अब आंसर उधर क्या आ गया देखें जरा। प्रश्न के उत्तर हमारे पास आ गए हैं। यशु वर्मा अभी भी टॉप कर रही है, क्या बात है यार, बहुत अच्छे। आइएगा 1978 में अमेंडमेंट से जिससे राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, ये समझना इसमें ना कंफ्यूजन लोगों को ये होता है 42वें और 44वें में। 42वां आया 1946, आंसर दे दो ऐसी 1976 में, और 44वां आया 1978 में। तो ये 44th अमेंडमेंट है, ठीक है, शाबाश, चलो वेरी गुड। कुछ टॉपिक्स में आता है उससे भी ज्यादा, कुछ टॉपिक्स में नहीं आता है, ठीक है, कुछ टॉपिक्स में आता है कुछ टॉपिक्स में नहीं आता है। तैयारी अपनी अच्छी रखो भाई, आ गया तो क्या करोगे। ज्योग्राफी में जैसे नहीं आता, ज्योग्राफी में लाइट चलता है, ठीक। आओ अब यहां पर आ गए, ये सब हमने देख लिया। अब जरा सवाल इसका करिएगा, जरा यहां पर आ जाते हैं। ये वाला बताइएगा किससे डील करेगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए अब बस। ठीक है बिल्कुल ले आएंगे, हमने बोल दिया अभी अभी, वही तो टाइप कर रहे थे अभी, ठीक है विनीत। चलो तो 73rd क्या आ जाएगा, पंचायती पे, और 74th क्या आ जाएगा, 74th आ जाएगा हमारा ये म्यूनिसिपैलिटीज वाला। एंटी डिफेक्शन कौन सा आ जाएगा, 52nd अमेंडमेंट। 74th वाला किससे आ जाएगा, आप देखो यहां बहुत बढ़िया चीज आती है, सुनना। पहले आप लोग बताओ, अच्छा फिर हम बताएंगे, पहले आप लोग बताइएगा, पहले आप लोग बताइएगा। ठीक है ले आएंगे भाई, ले आएंगे, ले आएंगे प्रभु, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इतनी देर से मैं टाइप क्या कर रहा हूँ, ये तो टीम को बोलना था कि सारा मेरे को चाहिए अगली क्लास में हर हाल में। अब जो मॉक में डालते हो वो इधर इधर दे देना क्लास में, यही तो टाइप करके बोल रहा था अभी। चलो 9, 9A, 9B, ठीक है। देखो क्या होता है ये 9, 9A, 9B, इसमें क्या होता है 9, 9A, 9B। यहां पर क्या होता है, 9 का मतलब होता है, 9 का मतलब होता है पंचायत, ठीक, पार्ट। 9B, 9A का मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटी। 9B का मतलब होता है क्या, पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया। 9B का मतलब क्या होता है, 9B का मतलब होता है कोऑपरेटिव, ठीक है। चलिए ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। आ जाओ यहां पर आते हैं जल्दी से, फास्ट, बहुत बढ़िया। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल यहां से खूब बढ़िया सवाल आ रहे हैं अपने टाइम पर। प्रियंका, प्रिया आओ। Which of the following amendments of the Constitution of India was enacted in 1993 to constitutionally recognize municipal governments? तो इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है संविधान का जो 1993 में आया था, जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स को रिकॉग्नाइज करा था। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है, 73rd पे आई पंचायत, 74 पे आया म्यूनिसिपैलिटी, तो 74th आ गया, यहां पर खत्म, कहानी हो गया, ठीक है। आ जाइए आगे, इतनी बात से खत्म हो गया था मामला। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया ना, आइए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव, आइएगा अब 86 पे आते हैं। 86, 88, 91। चलो इनको अब आपको अगली कल 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 या अगली क्लास में, आपकी एक क्लास में, बस अगली क्लास में आपका खाली इतने याद कर लेना। फिर 86 से 106 वाले जो हैं, ज्यादा नहीं है, 5 ही 6 हैं कुल मिला के, उनको आपको फिनिश करा देंगे। एंड देन हमारा स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो, और मिनिमल उसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी पढ़ के कहानी समाप्त हमारी, ठीक है जी। चलो कूल, ठीक है। संजना एक बार सपोर्ट से पूछ लो उसका क्या है, वो हो चुका होगा ना वहां पर, फिजिक्स उसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो गई होगी, इसलिए नहीं है, वो फिजिक्स की क्लास चलती है उस टाइम पर, ठीक है, ठीक। चलिए थैंक यू।
आएगी, आ जाएंगी यार सारी बुक्स, तो सारी सभी पे काम चल रहा है। लाइक हर 10-15 दिन पे पर्टिकुलर एग्जाम की लॉन्च होती रहेंगी। जुडिशरी का ही तो वीओडी है निधि, उसी का तो वीओडी है। आप लोग अगली क्लास के पहले जो आपको में वीओडी आए हैं, सुनिएगा, आपके में जो वीओडी आए हैं वो आप लोग जरूर से उसको फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं होगी तो दो और दो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। वो नहीं है खास से, एकदम बढ़िया से करेंगे। तैयारी भागा भागी में कोई नहीं करेंगे, करेंगे आप लोग एकदम तबीयत से तैयार, एकदम बढ़िया से। अब हम ऐसा करेंगे ना, आपका अब इधर ना जैसे फेज वालों की सारी क्लासेस खत्म हो गई, तो आप लोगों की क्लासेस ना 4 बजे पॉलिटी की एक्स्ट्रा क्लास डाले खत्म कर देंगे। अगली क्लास से हम लोग शुरू, क्योंकि वो जो मॉड्यूल में अपना सेट है, अगली क्लास से हम लोग हिस्ट्री शुरू कर देंगे। और आपकी परसों नरसों दोनों दिन हिस्ट्री, दोनों दिन आपकी वाली क्लास डाल देंगे, दोनों दिन 4-4 बजे डाल देंगे। पॉलिटी की 2 क्लास, 1 क्लास 2 क्लास जितने में भी खत्म होगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एक ही में करनी है, क्योंकि अब 18 क्लास कर चुके हैं, 20 क्लास तक जाएगी तो 20 क्लास तक ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं है उसमें, डिटेल में समझेंगे। लेकिन तो ये अब हम लोग ना इसे अगली क्लास से अपन लोग करेंगे, हिस्ट्री शुरुआत कर देंगे अपन लोग। और इसमें क्या बोलते हैं, अगली क्लास से हिस्ट्री शुरू होगी। और पॉलिटी के लिए क्या करेंगे, 4 बजे पॉलिटी का, क्योंकि फेज वाली क्लासेस अब खत्म हो गई, कल से फेज के पेपर है, तो फेज वाली क्लासेस अब खत्म हो जाएंगी। तो 4 बजे अपन लोग पॉलिटी, ये जो पॉलिटी की अपनी 1-2 क्लासेस है वो 4 बजे करे खत्म कर लेंगे उनको, ठीक है? मतलब 1-2 दिन ऐसा होगा कि आपकी 2-2 क्लास होंगी सेम डे, चल जाएगा। एक 4 से 5, फिर उसके बाद 6 से 7, ठीक? ओके जी। फुल नोट्स आप लोग कंपाइल कर लीजिए अपने आप भाई, हमने तो आप लोगों को हर चीज में नोट्स दिए हैं आप लोगों को, ठीक? चलो, बुक्स 25 तारीख, 25 25 25। चलो जी गाइस, टाटा करें। ठीक है, हिंदी लिटरेचर, लिटरेचर कहाँ पढ़ाते हैं भाई हम? ठीक है, नीलाद्री, ओके 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 जी, ठीक है, चलिए।